नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कल दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने प्रोटेस्ट कॉल किया है। जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उसके बाद से उनकी पार्टी ने उनको मजबूर किया मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए। मैं राजेंद्र पाल गौतम जी को पहले टर्म में नहीं जानता था, पहली बार विधायक बने थे, जब वो सोशल जस्टिस मंत्री बने तब मैं जाना। उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको कोई भी चीज खैरात में नहीं मिली थी और वो बहुजन आंदोलन से निकले हुए थे और वो लंबे समय तक दर्जनों उन पर केस हुआ, छोटे छोटे आंदोलनों में हिस्सा लेते थे, पेशे से वकील थे और समता सैनिक दल के वो दिल्ली के प्रमुख भी रहे। तो बहुजन आंदोलन से निकले थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, वकील बने, फिर विधायक बने, फिर मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। इतना अच्छा स्वभाव, हम लोग को पता है कि दिल्ली में मंत्री की कोई हैसियत नहीं होती थी। हो सकता है कि बहुत लोग की एक्सपेक्टेशन होती है, उन्होंने किसी का कोई काम ना कराया हो लेकिन किसी से मिलने के लिए मना कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ही शालीन और बहुजन समाज के लिए चिंतित व्यक्ति थे। और कल दिल्ली के जंतर मंतर पर उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया है। चंद्रशेखर रावण के आने की भी बात है कल 10 बजे, इसलिए मैं ये लाइव आ रहा हूं आप लोग के सामने। और बहुत जरूरी है कि इस लाइव में आप, इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में आप जुड़िए। अगर ऐसे वक्त में ऐसे लोग को आप साथ नहीं देंगे तो फिर वो लोग जो किसी भी तरह से सत्ता में पहुंचते हैं, मेहनत करते हैं, वो फिर से समाज की बात करने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि समाज को राजेंद्र पाल गौतम के साथ डटे रहना चाहिए। आप किसी पार्टी के हो, किसी भी दल में हो, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के 22 प्रतिज्ञा के साथ तो कम से कम आपको डटे रहना पड़ेगा, जो बाबा साहब की प्रतिज्ञा है। उन्होंने एक मार्मिक अपील की है, मैं चाहता हूं पहले उसको सुनाऊं, उसके बाद मैं बताऊंगा। देश धीरे धीरे भटक रहा हूं और यकीन मानिए कि सबसे बढ़िया अभी बहुजन समाज की स्थिति मुझे जम्मू में लगी है, जम्मू कश्मीर में, जहां सबसे पहले एक मुस्लिम मुख्यमंत्री ने, उमर फारूक के दादा ने, जो फारूक अब्दुल्ला के पिता ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया और वहां बहुजनों की स्थिति अच्छी हुई, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की। ओबीसी की स्थिति अभी भी खराब है। मैं इस समय आपको देवभूमि जिसको कहते हैं, हिमाचल से आपको लाइव दिखा रहा हूं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बहुजन समाज की, यहां भी वही सारे हालात हैं, वही सारी चीजें हैं। और सोचिए जातिवाद ने किस तरह से इस देश के 90% लोगों को गरीब और लाचार रख दिया है। ये भी बात करूंगा क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सवर्ण समाज को जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो रिजर्वेशन मिला है 10% को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया है, क्या उसके बाद ओबीसी को, हिमाचल में ओबीसी को आपको बता दूं, सोचिए 30% के लगभग आबादी है हिमाचल में ओबीसी की, 30-35%, 40% के आसपास मंडल कमीशन के हिसाब से। और यहां सिर्फ 12% उनको मिलता है फर्स्ट क्लास की नौकरियों में और 18% रिजर्वेशन है थर्ड और फोर्थ क्लास में। 10% सवर्ण समाज को मिल रहा है, पूरे देश में लागू हो रहा है। वहीं शेड्यूल कास्ट को यहाँ 15% के करीब रिजर्वेशन है, जिनकी आबादी 25% है। लेकिन जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो चलिए पहले मैं राजेंद्र पाल गौतम का वो वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आप लोगों से फिर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आए दिन देश के कोने कोने से जाति की वजह से उत्पीड़न की घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से और कई बार अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग को मिलती रहती है। रोज कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न ना होता हो। एक दिन नहीं जाता। 3-3.5 हजार साल से लगातार हमारा समाज उत्पीड़न झेल रहा है। और हम देख रहे हैं, एक तरफ भारत सरकार और सारी राज्य सरकारें आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन क्या वास्तव में आजादी भारत के सभी लोगों को बराबर रूप से मिल गई है? अब से 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर घड़ा नहीं छू सकते थे और आज भी घड़ा छू लेने पर हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश करने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छू लेने पर हत्या हो रही है, बहन बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है और फिर कॉलेजेस के अंदर सांस्थानिक हत्याएं हो रही हैं। हमारे बच्चों को जो पढ़ने में बहुत अच्छे, उनको भी जानबूझकर
प्रोफेशनल कोर्सेज में फेल किया जाता है। बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, इतना अच्छा पेपर किया फिर भी फेल हो गए, और उसकी वजह से बच्चे दुखी मन से सुसाइड कर लेते हैं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी और न जाने कितने हमारे युवाओं ने प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जातिगत उत्पीड़न की वजह से, एक विरोधी मानसिकता की वजह से फेल किए जाने पर आत्महत्या की है। आखिर कब तक हमारे लोग आत्महत्या करेंगे? अभी पिछले दिनों राजस्थान के अंदर ही ओम प्रकाश रैगड़ ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उसके खेत में अपने जानवर घुसा के उनकी फसल को नष्ट किया। उसका विरोध करने पर उसको, उसके बहन को, उसके पिता को, उनके घर वालों को बहुत बुरी तरह मारा गया, और पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। वो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे, पुलिस ने और उल्टा उन्हीं को प्रताड़ित किया, धमकाया, जिससे दुखी मन से ओम प्रकाश रैगड़ ने आत्महत्या कर ली। आखिर कितनी आत्महत्या हमारे युवा करेंगे? हमारे युवाओं की आत्महत्या पे किसी का दिल रोता क्यों नहीं? जो लोग धर्म के ठेकेदार बने हैं वो हमारे लोगों की हत्याओं के विरोध में बोलते क्यों नहीं? हमें धमकी देने से, हमारा गला काट लेने से आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। न्याय के लिए हमारे साथ आइए ना। कुदरत ने जाति नहीं बनाई तो जाति क्यों? पूरी दुनिया में जाति नहीं है, भारत में जाति क्यों? जाति के विरोध में हमारे साथ इस लड़ाई में कब आओगे आप लोग? जो मानवतावादी लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, कल हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह 10 बजे। मानवतावादी लोग, जो न्याय पसंद लोग हैं, वो लोग आइए। मैं सबका आह्वान करता हूं इस न्याय की लड़ाई में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ, चाहे ओम प्रकाश रैगड़ के साथ हो, चाहे वो किसी अन्य के साथ हो, ये जुल्म बंद होने चाहिए। बहुत हो लिया, और ज्यादा जुल्म स्वीकार नहीं होता, दिल दुखता है। मैं समस्त साथियों से निवेदन करता हूं, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया कि जो भी हेट स्पीचेस देते हैं, डराने की भाषा बोलते हैं, उनके खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा, चाहे वो कोई कंप्लेंट आए या ना आए। और अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा। लेकिन जो धमकी मुझे मिली मेरी हत्या करने की, जो पूरे समाज को डराने की कार्रवाई हुई, भयभीत करने का जो वीडियोस डले, आज तक भी मेरी कंप्लेंट के बावजूद ऐसे गुंडों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट की पूरी तरीके से अवहेलना हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं पुलिस मुकदमा दर्ज करके कल तक हमारे पास उसकी एफआईआर की कॉपी भेजेगी। अन्यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें। उनका अपना खुद का दिया हुआ वर्डिक्ट है, उसकी तो लिहाज होनी चाहिए, उसके हिसाब से तो कार्रवाई होनी चाहिए। वरना पूरा भारत अब इस तरह के उत्पीड़न को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। कल हम लोग जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा विरोध, ऐसी घटनाओं के खिलाफ विरोध करने के लिए। और सरकार को हम एक मांग पत्र सौंपेंगे जिसमें इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और अपनी इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, एक ऐसे भारत का निर्माण करने का जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील और करुणा, मैत्री की बात हो, जहां से शांति और मानवता का पाठ पूरी दुनिया सीख रही है, क्या उस भारत को खुद अपने अंदर शांति और मानवता का पाठ जन जन तक नहीं पहुंचाना चाहिए? आइए सुबह 10 बजे जंतर मंतर पे मिलते हैं। इस न्याय की लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। तो सोचिए, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं और ये इन्होंने कल जंतर मंतर पर 8 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट कॉल रखा है। आप सोचिए, एक मंत्री क्या गर्दन काटने की बात हो रही है, एक विधायक है दिल्ली में, वो अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर कोई मुसलमान हो, कोई दलित हो, कोई पिछड़ा हो, कोई आदिवासी हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस देश में जो चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक जो बने हुए हैं, वो उनके दिमाग में जाति का जहर है, और वो तब खत्म होगा जब सभी कम्युनिटी, सभी जाति के लोग एक साथ होंगे। सोचिए ओबीसी के लोग की क्या दयनीय स्थिति है इस देश में। मैं हिमाचल में हूं और सिर्फ 12% रिजर्वेशन है उनको क्लास 1 में, 18% रिजर्वेशन है उनको क्लास 2 और 3 में, छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन है। सोचिए, मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन ठीक है, उसको लागू किया जाएगा। मैं मानता हूं कि सवर्ण समाज में भी गरीब है, लेकिन आरक्षण गरीबी दूर करने का मामला नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन का मामला था, भागीदारी का मामला था। पहले से ही सवर्ण समाज की ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ओवर भागीदारी है, उसको ठीक करने का मामला था, लेकिन उसको नहीं ठीक किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जो पढ़ा लिखा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो नहीं सोचिए। मैं ताज्जुब करता हूं, अब दबाव बनाइए, दबाव काम भी आ रहा है। कांग्रेस पर दबाव बना है, खड़गे वहां के अध्यक्ष बने हैं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, गहलोत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सवाल है कि कहां से ऐसे लोग लाते हैं जिनको SC ST OBC माइनॉरिटी की कोई समझ ही नहीं है। इन लोगों को लगता है कि सवर्ण समाज इनको वोट दे रहे हैं इसलिए ये लोग मुख्यमंत्री हैं। अब तो कम से कम ये साफ है कि जितने गैर बीजेपी दल हैं उनको सवर्ण समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। मैं एक एक घर जाता हूं, एक एक राज्य जाता हूं, एक एक शहर जाता हूं, माइक लगा के लोगों से पूछता हूं, सवर्ण समाज के 99.99% लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। उसके बाद OBC के लोग वोट कर रहे हैं धर्म के नाम पर, SC ST के लोग भी वोट कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लेकिन उनके अधिकार खत्म हो रहे हैं। बीजेपी पर दबाव बनाना पड़ेगा कि आपको SC ST OBC का कम से कम वोट मिल रहा है, आपको OBC के मुख्यमंत्री बनाने पड़ेंगे, जनरल सीट पर OBC को टिकट देना पड़ेगा उसकी संख्या के हिसाब में। रही बात सुप्रीम कोर्ट में, अब तो कैब भी खत्म हो गया है। SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल की काउंटिंग हो, गणना हो, और जिसकी जितनी संख्या उसको उतना रिजर्वेशन दे दिया जाए हर चीज में, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो बिजनेस हो। अगर मैं निकम्मा हूं तो मैं नहीं चला पाऊंगा, मौका तो दीजिए, काम करके तो दिखाइए। चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और इस देश में बहुजन आंदोलन से निकले हुए लोग, फूले पेरियार अम्बेडकर के से निकले हुए लोग, बहुजन समाज के लोग जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, और मैं फिर कह रहा हूं बहुत मुश्किल बढ़ता जा रहा है। आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो चपरासी भी वही लोग हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस में DG रखे जा रहे हैं, सेना के प्रमुखों को उन्हीं को रखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जज वही रह रहे हैं, हाई कोर्ट में जज वही बन रहे हैं, वाइस चांसलर वही बन रहे हैं, डॉक्टर वही बन रहे हैं, इंजीनियर वही बन रहे हैं, जमीन ऑलरेडी उनके पास है, बिजनेस ऑलरेडी उन लोग के पास है। आप सिर्फ मजदूर बन के रह जाएंगे, और वो यही चाहते हैं। आप सिर्फ ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, सब्जी बेचिए, मजदूरी कीजिए, खेती कीजिए, किसान कीजिए, मुफ्त की नौकरी कीजिए, उसमें भी आपको सम्मान नहीं है। आपकी हत्याएं होती हैं, रेप होता है, न्याय नहीं मिलता है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक महिला, एक 19 साल की लड़की के रेप के हाई कोर्ट से दोषी ठहराए गए दोषियों को रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बाहर कर दिया गया। सबसे बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं उनको लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार को कुचल देंगे। OBC के लोगों को सचेत होना पड़ेगा। शेड्यूल कास्ट के लोग काफी हद तक सचेत हो गए हैं। माइनॉरिटी के लोगों को भी अपने सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोगों को काम करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, पढ़े लिखे होने के नाते जो अनपढ़ हैं, जो सब्जी बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, उनकी तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, लेकिन अगर जिस दिन पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोगों ने, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने लिखना बोलना शुरू कर दिया, अपने डर से निकलिए बाहर, अपने आने वाले नस्लों की लड़ाई लड़िए। ये लड़ाई किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी, और आज जो आपको मिला है वो किसी न किसी के लड़ने की वजह से मिला है। सोचिए, इस देश की राजनीति में SC ST OBC माइनॉरिटी बाहर है, और जो लोग संसद में SC ST के रिजर्व सीट पर हैं, जो OBC के लोग हैं, जो जिन पार्टियों में अभी भी 200-250 के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हैं, लेकिन ऐसे लोगों को लाया जाता है जिनकी सामाजिक समझ ही ना हो, जिनकी राजनीतिक समझ तो हो लेकिन सामाजिक समझ ना हो, जिनको वो देखते हैं कि सत्ता लोलूप कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना पेट पालना चाहते हैं, समाज की कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। राजेंद्र पाल गौतम कम से कम उन लोगों में से नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, और तभी जाके आपके सोसाइटी को न्याय मिलेगा। और यकीन मानिए, आप अकेले अपनी एक स्वाति मिश्रा का आज पोस्ट पढ़ रहा था, वो कह रही हैं कि एक हस्बैंड वाइफ शेड्यूल कास्ट है, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, सवर्णों के मोहल्ले में घर भी ले लिया है, लेकिन उनको कहीं इन्वाइट नहीं किया जाता है। अरे आप मत इन्वाइट कीजिए। हमारी लड़ाई है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में और बिजनेस में भागीदारी की।
हमें बराबर का मौका मिले, हमारी हिस्सेदारी मिले। आप सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। 5 जज थे, पांचों के पांचों सवर्ण जज थे, 2 विरोध में हो गए, 3 समर्थन में हो गए, बिल पास कर लिया। अरे 3 जज थे वहां, 2 SC के और 1 OBC के, उसको भी रख सकते थे आप बेंच में। DY चंद्रचूड़ को रखते, जो कि जिनकी PhD है रिजर्वेशन पर, उनको भी आपने नहीं रखा। घोर बेईमानी चल रही है और सब कुछ जानबूझकर RSS के इशारे पर हो रहा है। इस देश के संविधान से उनको प्रॉब्लम है। शेड्यूल कास्ट की 25 करोड़ के आसपास इस देश में आबादी है, 20 करोड़। वो इस संविधान को बचाने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग लड़ रहे हैं। अगर 10 से 20 करोड़ भी OBC खड़ा होगा, जिनकी आबादी लगभग 50% है, अब तो मांगिए आप लोग आरक्षण। 50%, 55%, 60% आबादी वाला OBC 27% भी नहीं मिल रहा है। किसान जातियों की क्या हालत है, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जरों की क्या हालत है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में वो नहीं है। ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा और ये राजनीतिक लड़ाई है। डेमोक्रेटिक तरीके से इसको लड़ना पड़ेगा और तमाम लोगों को बात करनी पड़ेगी। एक और वीडियो आया है राजनपाल गौतम का, जो मैं आपको सुना रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय का वो बहुत जरूरी है। आज एक बात समझनी होगी कि अब हमें अपने समाज के युवाओं की और हत्या या आत्महत्या स्वीकार नहीं है। चाहे वो रोहित वेमुला या पायल तडवी की सांस्थानिक हत्या हो, चाहे वो ओम प्रकाश रैगड़ की आत्महत्या हो। इनको आत्महत्या कहें या हत्या, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ मनुवाद है, जो वर्ण व्यवस्था में, जातिवाद में, ऊंच नीच में, छुआछूत में विश्वास रखता है, जो अन्याय को बढ़ावा देता है, जो विषमता को बढ़ावा देता है। और दूसरी तरफ अंबेडकरवाद है, जो बुद्ध के धम्म पर आधारित है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री को बढ़ावा देता है, जो पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देता है। हमें समझना होगा कि आत्महत्या करना कोई इलाज नहीं है। आत्महत्या करने से हम मनुवादी लोगों के मुश्किलों को आसान बना देते हैं। आत्महत्या नहीं दोस्तों, लड़ना होगा न्याय के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह आत्महत्या करने से कोई समाधान होगा। तो राजनपाल गौतम का कल विरोध प्रदर्शन है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर जाइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस सब तमाम कार्यक्रमों को दिखाएं। सोचिए किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के पास संपत्ति नहीं है, और सोचिए ओवर स्पेंट ओनली 12 लाख अलॉटेड 2 करोड़ ऑन रेवेन्यू। सोचिए मोरबी में एक ठेकेदार को 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो सिर्फ 12 लाख रुपए खर्चा करके और 140 लोग की हत्या करवा देता है, और उसके बाद भी वो बच जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आपको मैं सचेत करता हूं, आगाह करता हूं, और आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। और सोचिए जातिवाद, मनुवाद कैसे काम करता है। द वीक के एडिटर हैं सुमित, उनकी पत्नी जो है, उनकी वाइफ जो है अजरा परवीन, या दोस्त है मुझे अभी नहीं पता है, वो मेदांता में भर्ती हैं। कुछ एब्डोमिन में, उनके पेट में कोई ट्यूमर मिला है, उनका ऑपरेशन होना है। एक जातिवादी मनुवादी गुंडा उनको क्या कह रहा है। सोचिए वो लोग किस कदर नफरत करते हैं हम लोगों से, जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं, क्योंकि हम लोग उनकी आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं। इसलिए ये देखिए सुमित चौहान, सूत्रों से जानकारी मिले कि आरक्षण की भीख पर पलने वाली, आरक्षण की भीख कह रहा है उस भिखारी। ये सोचिए, सूत्रों से जानकारी मिले कि आरक्षण की भीख पर पलने वाले सुमित चौहान जिस अस्पताल में भर्ती अपनी दोस्त का हाल जानने गए थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही उसी अस्पताल के आरक्षण वाले वार्ड में भर्ती हो गए हैं। सोचिए सुमित चौहान ने जवाब दिया इनको, सुनो नफरती चिंटुओं से हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। ये पोस्ट सबूत है कि कैसे तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी खोपड़ी में हमारे लोगों के खिलाफ नफरत भरी होगी। हमारा ये बुरा वक्त बीत जाएगा, लेकिन तुम पर तरस आता है। गेट वेल सुन घटिया जातिवादी त्रिपाठी। और सोचिए किस तरह से लोग जो हैं सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। और ये वो वीडियो है, ये वो परिवार है जिसके सुप्रीम कोर्ट में न्याय की लड़ाई चल रही थी और हाई कोर्ट से जो दोषी ठहराए गए थे उनको बरी कर दिया गया। तो ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और सोचिए कि इस देश में किस तरह से लोगों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से भी परे है और यकीन से भी परे है। क्या कोई बता सकता है कि पूरा फैसला क्या है और किस आधार पर फांसी की सजा पा चुके बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ने का आदेश दिया गया है? तो ये अभी 2-3 दिन में ये सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। और सोचिए जो लोग आरक्षण को भीख कह रहे थे उनका अब क्या होगा? वो खुद आरक्षण खोर हो गए हैं। अब तो आरक्षण को भीख नहीं कहेंगे। अब हम लोग की डिमांड है कि जिसकी जितनी संख्या है उनकी जातियां गिनी जाए, जिस कम्युनिटी के लोग हैं, जो जिस कम्युनिटी का हो जितनी संख्या में है उसको उतना का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। यह सबसे बेहतर होगा इस देश के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए। खैर जाते जाते चुनाव की बात बता दूं, इस देश में अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी बहुत कम है। सबको पॉलिटिकल असर्शन दिखाना होगा और पॉलिटिकल अलायंस बनाना पड़ेगा। न तो मुसलमान अपने नेताओं को वोट दे जैसे बिहार में किया, शेड्यूल कास्ट अपने पार्टी को वोट दे, और पिछड़ा और सवर्ण पिछड़ा कम्युनिटी एक ऐसा है OBC, अगर उसमें राजनीतिक चेतना आ जाए तो वो हर जगह CM PM बन सकते हैं। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। और जो नहीं आ रहा है, जो एक पॉलिटिकल 2024 में अगर मायावती हो या ओवैसी हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश हो, तेजस्वी यादव हो, JMM हो या स्टालिन हो, ये लोग अगर पैन इंडिया अगर एक साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो यकीन मानिए इस समाज के यही सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इन लोगों से ही सावधान रहने की जरूरत है। और उससे अच्छा है कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। लेकिन इन लोगों को वोट, जब बीजेपी ही जीत रही है तो मुसलमानों को बीजेपी को वोट करना चाहिए, दलितों को बीजेपी को वोट करना चाहिए, पिछड़ों को भी बीजेपी को वोट करना चाहिए, या फिर कांग्रेस को कर दीजिए। लेकिन कतई इन नेताओं को वोट मत दीजिए, क्योंकि आप BSP को वोट दे रहे हैं सिर्फ दलित, ओवैसी को सिर्फ मुसलमान वोट दे रहा है, अखिलेश और तेजस्वी को सिर्फ पिछड़ा वोट देगा, वो उसमें भी यादव। तो क्या फायदा है? इन नेताओं पर दबाव डालिए, चाहे वो RJD हो, सपा हो, बसपा हो, JMM हो, कि आप लोग एक होकर चुनाव लड़िए ताकि बहुजन समाज के लोग एक साथ वोट करें। अकेले अकेले वोट मत दीजिए इन लोगों को। बिहार के गोपालगंज में क्या हुआ? और इन नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि सबको पॉलिटिकल भागीदारी दे। चंद्रशेखर रावण को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो सड़कों पर लड़ रहा है। हमारे युवाओं को भागीदार, जो युवा सड़कों पर लड़ रहे हैं, लक्ष्मण यादव हो, रतन लाल जैसे लोग हों, मैं बहुत सबका नाम नहीं जानता हूं, दिलीप मंडल हो, वो तमाम लोग जो सड़कों पर लड़ रहे हैं उनको टिकट देना पड़ेगा, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा आप, और आपको एक साथ आना पड़ेगा। नहीं तो आप इन लोगों का ही बैकआउट कीजिए। अभी बिहार के गोपालगंज में क्या हुआ? तेजस्वी यादव को भी समझना चाहिए था, गठबंधन कीजिए। अगर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती जी, JMM, स्टालिन ये सब गठबंधन करके लड़ते हैं तो 2 मिनट में कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराया जा सकता है। ओवैसी को उसमें रखना पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं आते हैं एक साथ, इसका मतलब कुछ कांग्रेस के एजेंट है, कुछ बीजेपी के एजेंट हैं। और इन लोगों पर वोट मत खराब कीजिए और अपनी जिंदगी आफत में मत डालिए। उससे अच्छा बीजेपी को दे दीजिए या कांग्रेस को दे दीजिए, एक तरफा वोट कर दीजिए। जात के आधार पर वोट देना बंद कीजिए, कम्युनिटी के आधार पर भी वोट देना बंद कीजिए। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के आधार पर वोट कीजिए। सोचिए अभी शादी ब्याह का विज्ञापन देख रहा हूं, तमाम सवर्ण समाज के लोग एकजुट हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, मतलब सवर्ण से शादी करेगा। उनको दिक्कत है SC ST OBC और माइनॉरिटी से, जिसको रिजर्वेशन था। अब तो जनरल में भी 10% रिजर्वेशन हो गया। मुझे लगता है वक्त आ गया SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने उनके आंदोलन करना चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से, और उनकी भागीदारी उनके हाथ में। और CM PM SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों, जिसकी जितनी संख्या भारी है, संसद हो, विधानसभा हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, बिजनेस हो, जमीन हो, सब में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्रिकेट टीम में मिलनी चाहिए। है साउथ अफ्रीका में रिजर्वेशन। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमारे बहुजन नेता एकजुट नहीं होते हैं 2024 में, तो यकीन मानिए यही समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो अपने अपने CM PM के स्वार्थ में इन्होंने समाज का समझौता कर लिया है, समाज के लोगों का इन्होंने सौदा कर लिया है। मैं देखता हूं हालत तो रोना आता है। कितनी तकलीफें हैं लोगों को, न्याय नहीं मिल पा रहा है, मारपीट हो रही है। मजदूरी करो तो मजदूरी नहीं मिलती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओ तो वहां मार दिया जाता है,
नौकरी करिए तो वहां सम्मान से नौकरी नहीं करने दिया जाता। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सीने पर हाथ रख के बताए कि वो सम्मान से नौकरी कर रहे हैं। हमें अपने नेताओं पर दबाव बनाना पड़ेगा ताकि वो एकजुट हो, और ये नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।